बच्चों, हमारे पिछले वीडियो में आपने मुद्रा का इन्वेंशन जो था वो देखा। मुद्रा के इन्वेंशन से यानी मुद्रा के आविष्कार से पहले मानव के जीवन में क्या क्या या किस किस तरीके से वो व्यवसाय करता था, आर्थिक लेन देन करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली को आपने समझा। तो कहने का मतलब है कि हम उस टॉपिक पे वापस आ रहे हैं कि मुद्रा का जो आविष्कार हुआ उससे पहले प्राचीन काल में मानव जो है वो प्राथमिक व्यवसाय करता था। जैसे हमने बता दिए थे पशुपालन, कृषि पालन, मछली पालन, आखेट आदि इत्यादि। अब इसके अंदर में कौन कौन से वो लेन देन करता था, ये किस किस तरीके के वो व्यवसाय करता था। जैसे इसके अंदर का हम ले सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, हमने बताया इसके अंतर्गत किस किस चीज का लेन देन किया जाता था, कौन सी ऐसी वस्तुएं होती थी जिन्हें एक्सचेंज किया जाता था। जैसे इसके अंदर वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब चूंकि हमने पहले ही बता दिया कि मानव जो है प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर था, प्राथमिक व्यवसाय से वो क्या क्या कर सकता था, कौन कौन सी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, तो बताएंगे। जैसे पहली चीज बता रही है, मान लीजिए अनाज के बदले वस्त्र। देखिए अनाज जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, अपना प्राथमिक व्यवसाय यानी कि कृषि व्यवसाय से संबंधित है। तो अनाज के बदले वस्त्र, वस्त्र जिसे हम ये हमारे कृषि से उत्पादित वाले वस्त्र हैं कि पशुओं से भी मिल सकते हैं, भेड़ ऊन, जो भेड़ से जो हमें प्राप्त होती है वो ऊन मिलती है, तो उन सब चीजों का मतलब अनाज के बदले वस्त्र का। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए किसी के पास वस्त्र है तो वस्त्र के बदले दूध का। कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिसका ज्यादातर आदान प्रदान किया जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दूध के बदले वापिस अनाज, घूम फिर के क्या होता था, इसी तरह से रोटेट होती थी ये प्रणाली। दूध के बदले अनाज, दूध के बदले अनाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसके अंतर्गत पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय किया जाता था। पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय किया जाता है। समझ में आ रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जिनका आदान प्रदान किया जाता था, अनाज के बदले वस्त्र, दूध के बदले अनाज, वस्त्र के बदले दूध और पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय किया जाता है। ये सब चीज वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत
यह जो व्यवस्था है, मेनली दूध के बदले अनाज, अनाज के बदले वस्त्र, यह जो व्यवस्था है किसके ऊपर निर्भर थी? पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित थी, समझ और विश्वास पर। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से विश्वास व समझ पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य बच्चों कि इस प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्या होता था? विश्वास रखना पड़ता था कि ठीक है, जितना भी जिस व्यक्ति ने उसको सामान दिया है वो उसके बराबर है, क्योंकि हम तब उस टाइम मेजरमेंट नहीं किया जा सकता था कि किस वस्तु की चीज कितनी में किस किस जिसकी भी वस्तु है उसकी जो चीज है वो मेजर नहीं कर सकते थे कि इसकी वस्तु महंगी है या इसकी सस्ती है। उस समय ये देखा जाता था कि मानव की नीड क्या है, नीड को पूरा करने के लिए ही क्या की जाती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली को, या वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हमने ये चीजें देखी कि नीड को पूरा करने के लिए इसमें मेन जो चीज है आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता था। वस्तु कितनी महंगी या सस्ती है इसको ऊपर नहीं ध्यान दिया जाता था। व्यक्ति को केवल अपनी आवश्यकता पूरी करनी थी, तो वो किस तरीके से लेन देन करता था। तो ये चीज जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि इस व्यवस्था में, इस प्रणाली में विश्वास और समझ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी जो वस्तु दे रहे हैं व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें विश्वास जरूरी है कि आपको ये चीज विश्वास के ऊपर ही देनी है। देखिए अब जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, इसके अंतर्गत क्या क्या कठिनाइयां आई, मानव ने क्या क्या कठिनाइयां इसके अंदर महसूस की, या हम बोल ही सकते हैं कि उन्होंने तो इस काम को किया ही, महसूस किया उनके साथ, तो ये कठिनाइयां हुई ही। तो कहने का मतलब मुद्रा के आविष्कार से पहले सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आई। वस्तु विनिमय प्रणाली, समझ भी लिया, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है ना। अब इसके अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। इसकी कठिनाइयां वैसे तो बहुत सारी है, जब प्रैक्टिकली हुआ होगा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा मानव को, लेकिन इसमें अभी हम आपको 5 या 6 कठिनाइयां ऐसी बताएंगे जो प्रमुख है कि इस वस्तु विनिमय प्रणाली या इस व्यवस्था में मानव को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसे हम अब पॉइंट्स के रूप में आपको बताएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुई? अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। किस संदर्भ में हुई? आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मानव को। मानव के जो इसके अंतर्गत बताया गया है कि मानव के विकास के कार्य के साथ साथ मानव के विकास के जो कार्य हैं, मानव के विकास के कार्य या आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। यानी का मतलब आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली गई। अब ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, तो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी?
उन चीजों को बताया है कि इसके अंतर्गत इसमें अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये क्या हुई कि इस प्रणाली का तो लोप हुआ और मुद्रा का इन्वेंशन हो गया। तो अब हम बता रहे हैं कि पहली कठिनाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो कठिनाई आई वो क्या आई बच्चों। पहली कठिनाई है इस वस्तु विनिमय की दोहरे संयोग। देखिए हम धीरे धीरे समझाएंगे कि क्या है वो दोहरे संयोग की कठिनाई। दोहरे संयोग की कठिनाई। दूसरी, वस्तु के मूल्य मापने की कठिनाई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए या वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी 4 कठिनाइयों को बताइए या 2 कठिनाइयों को बताइए, तो आप बताएंगे इस तरीके से। तीसरा, भावी बचत संभव नहीं है। भावी बचत संभव नहीं। चौथा, अविभाज्य वस्तु की कठिनाई। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उधार लेखों में कठिनाई। उधार लेखों की कठिनाई। देखिए सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि व्यक्ति जो मानव है वो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था उसे। दोहरे संयोग की कठिनाई कि दोहरा संयोग कि आपको ये होना चाहिए कि सामने वाले के पास भी मेरी आवश्यकता की चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो वो दूसरे व्यक्ति को खोजता था, उसके पास भी नहीं मिल रही तो तीसरे व्यक्ति को, यानी कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो जब तक उस व्यक्ति की खोज कर ले नहीं करता था जब तक कि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो चलो अगर उसकी आवश्यकता भी पूरी होगी लेकिन सामने वाले को भी जो उसके पास वस्तु है उसकी जरूरत हो तभी वह पूरा कर सकता था। मान लीजिए मेरे पास तो वो चीज, मेरे को ये आवश्यकता की चीज दो व्यक्ति के पास जाने पर मिल गई, लेकिन उस व्यक्ति को भी मेरी चीज की आवश्यकता है तभी वो लेन देन संभव हो सकता था, या तभी ये चीज संपन्न हो सकती थी कि आर्थिक लेन देन तभी संपन्न होता है जब उस व्यक्ति को भी मेरी वस्तु की आवश्यकता होती। कहने का तात्पर्य है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें दोहरे संयोग की कठिनाई, वस्तुओं के मूल्य मापने में कठिनाई, भावी बचत संभव नहीं था इसमें, और अविभाज्य वस्तु की कठिनाई तथा उधार लेन देन लेखों की भी बहुत ज्यादा ही कठिनाई। कौन सी प्रणाली में बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये ऐसी प्रणाली थी, दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है, वस्तु के बदले वस्तु आसान दिख रहा है, लेकिन इस प्रणाली के अंतर्गत मानव को आदिकाल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो सब हम मुख्यतः तौर पे पॉइंट्स के तौर पे बता रहे हैं, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है दोहरे संयोग की कठिनाई। देखिए इसके अंतर्गत मानव को क्या क्या कठिनाइयां सहन करनी पड़ी उसको बता रहे हैं। दोहरे संयोग की कठिनाई कहने का मतलब है कि वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता था, वस्तु विनिमय तभी संभव
वस्तु विनिमय क्या होता था, तभी संभव हो सकता था या हो सकता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए तैयार हो। कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय जो है तभी संभव हो सकता है जब दो व्यक्ति क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए, जब दो व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए तत्पर है। उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए तत्पर हो या तैयार। आ रहा है समझ में? कहने का तात्पर्य कि इस स्थिति में ऐसा संयोग मिलना बहुत कठिन था कि दोनों व्यक्तियों के पास आपस में उसकी उपयोगी वस्तु मिलेगी मिलेगी। इस चीज को इसीलिए बताया कि दोहरे संयोग की क्या कठिनाई है कि वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता था जब दो व्यक्ति उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए तैयार हो या तत्पर हो। तभी हो सकता था, मान लीजिए एक के पास उसकी आवश्यकता की चीज है और दूसरे के पास नहीं मिल पा रही है उस वस्तु को, तो व्यक्ति किस तरीके से लेन देन करेगा। जो मान लीजिए उसने मुझे कहा कि मेरे पास तो उसकी उपयोग की चीज है, वो लेना चाहता है, लेकिन मैं उससे वो चीज लेना ही नहीं चाहती, मुझे जरूरत ही नहीं है, तो क्या वो लेन देन संभव था? नहीं। तब ये लेन देन संभव नहीं हो सकता था। आवश्यकता की चीज मिलने के बाद भी मानव को क्या कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई उठानी पड़ती थी कि अपनी आवश्यकता की चीज मिल गई है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास भी उसकी उपयोगी वस्तु उसके पास होना अनिवार्य हुआ करता हो, तभी जाकर के ये ट्रांजैक्शन संभव हो सकता है, या तभी जाकर ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल, हम कह सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटी तभी उत्पन्न हो सकती थी जब दो व्यक्ति के पास उपयोगी वस्तुओं का लेन देन हो, दोनों के पास जरूरत की चीज हो आपस में, तभी ये वस्तु विनिमय प्रणाली संपन्न हो सकती थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत देखिए क्या, हमने ये तो देख लिया कि संभव हो सकता है इस चीज से, लेकिन इसमें क्या कठिनाई नहीं कि ऐसा संयोग मिलना, ऐसा संयोग मिलना संभव नहीं था, ऐसा संयोग मिलना संभव नहीं था या ऐसा संयोग मिलना कठिन है। तो क्या होता था उस कंडीशन में, क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण से लिया, उदाहरण से लेते हैं जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। कैसा उदाहरण? मान लीजिए यदि एक किसान अपने अतिरिक्त, मान लीजिए यदि एक किसान का उदाहरण लिया है कि एक किसान को अपने अतिरिक्त गेहूं के बदले चीनी खरीदनी, समझे कि यदि एक किसान को अपने अतिरिक्त गेहूं के गेहूं
के बदले, देखिए ध्यान देंगे, बहुत अच्छा उदाहरण है, इससे आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, दोहरे संयोग की कठिनाई को हम अच्छे से किससे समझेंगे, इस उदाहरण से, कि यदि एक किसान को अपने अतिरिक्त गेहूं के बदले क्या खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, गेहूं के बदले चीनी खरीदनी है, तो चीनी खरीदनी है तो ऐसा संभव नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को तो उसे ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति तलाशना पड़ेगा जिसके पास चीनी मिल जाए, गेहूं के बदले उसे चीनी मिल। ऐसे या ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा जिसके पास क्या मिले, उसकी उपयोगी वस्तु, कहने का मतलब कि गेहूं के बदले चीनी उसे मिल जाए। जिसके पास अतिरिक्त चीनी उपलब्ध हो, अतिरिक्त चीनी, हमने दिया एक उदाहरण लिया बच्चों कि किसान को गेहूं के बदले चीनी चाहिए, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा कि जिसके पास चीनी हो। चीनी भी क्या हो कि चीनी जो है वो अतिरिक्त मात्रा में हो, तभी तो मिलेगी, वो देगा कि उसकी आवश्यकता पूरी होने के बाद बचेगी तो वो देगा सामने वाले को। वही चीज बताना चाह रहे हैं कि चीनी जो है वो क्या हो, जिसके पास अतिरिक्त चीनी विनिमय के लिए उपलब्ध हो, विनिमय के लिए उपलब्ध हो। तो ये जो चीज बताने जा रहे हैं जरूरी नहीं है संभव हो कि उसके पास अतिरिक्त मिल जाए, तो ऐसा संयोग आसानी से मिलना संभव हो यह आवश्यक नहीं है। यही हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा संभव या ऐसा संयोग आसानी से मिलना संभव नहीं। आसानी से ऐसा संयोग मिलना बच्चों संभव नहीं था। तो हमने पढ़ने में बहुत आसानी से इस चीज को पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि दोहरे संयोग की कठिनाई, कि दोहरे का मतलब कि सामने वाले के पास भी अपनी उपयोग की वस्तु मिले या मिल जाने के बाद उसके पास वो वस्तु अतिरिक्त है तभी वो हमको इस वस्तु को देने को तैयार रहेगा। आ रहा समझ में कि ऐसा संयोग मिलना संभव नहीं हुआ करता था कि हमारे उपयोग की वस्तु सामने वाले के पास भी मिले या सामने वाले के पास भी अपनी उपयोग, सामने वाले के पास भी उसकी उपयोग की वस्तु या हमारी उपयोग की वस्तु दोनों मिल जाए। ये बहुत बहुत मुश्किल से पॉसिबल होता था उस समय। प्रैक्टिकली हम देखें या अभी भी हम सोचें तो भी ये बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती थी बच्चों, जिसके कारण ये कठिनाई वस्तु विनिमय की प्रणाली की सबसे पहली प्रमुख कठिनाई जो बताई गई है वो यही बताई गई है कि दोहरे संयोग की कठिनाई। अब आपको दोहरे संयोग का मतलब आ गया। कई बार प्रश्न में यही आ जाता है केवल कि दोहरे संयोग की वस्तु विनिमय की, दोहरे संयोग की कठिनाई को स्पष्ट कीजिए।
केवल एक पॉइंट के हिसाब से प्रश्न बन किया जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की दोहरे संयोग की कठिनाई को स्पष्ट कीजिए। तो आप पहले दोहरे संयोग को बताएंगे और फिर आप एग्जाम्पल लेकर बताएंगे किसान का कि उसको गेहूं के बदले चीनी चाहिए थी, फिर उसको चीनी वाला व्यक्ति तलाशना पड़ता था। तलाशने के बाद भी अगर उस व्यक्ति के पास चीनी की मात्रा ज्यादा है तो ही वो क्या करता था, उस वस्तु को देने के लिए तैयार रहता था, अदरवाइज वो मना कर देता था। तो इस कारण से ये बताया कि ये जो संयोग है, ऐसा संयोग मिलना बहुत मुश्किल था, संभव नहीं था, आसान नहीं था बच्चों। तो ये जो कठिनाई है, सबसे पहली कठिनाई वस्तु विनिमय कठिनाई को ही बताया गया है। इसी तरह से हम दूसरी कठिनाई ले रहे हैं, मूल्य मापने में कठिनाई। मूल्य मापने में कठिनाई। देखिए नाम से पता चल रहा है कि जब मुद्रा का इन्वेंशन ही नहीं हुआ तो मूल्य कहां से आएगा। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई थी वस्तु विनिमय की। दूसरी बड़ी कठिनाई कि वस्तुओं का मूल्य जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता था कि किस वस्तु की कीमत कितनी ज्यादा है या कम है, या हम अपने वस्तु जो उपयोगी वस्तु ले रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको हम कैसे मेजर करें, अपनी वस्तु को कितना कितने मूल्य लगाकर दें, या दूसरे की वस्तु को हम कैसे मापते हैं। आज के टाइम पर तो ये काम बहुत आसान हो गया, हम पैसा लेते हैं 10 रुपए की चीजें तो 10 रुपए की चीज जितनी ही हमारे पास वस्तु की मात्रा आती है, 100 रुपए की देते हैं तो 100 रुपए की जितनी ही मात्रा आती है, तो हमारे मूल्य मापन में जो है बहुत आसानी हो गई है। लेकिन उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, इस व्यवस्था के अंदर वस्तुओं के मूल्य मापने में बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। इसके अंतर्गत बच्चों की वस्तुओं का जो मूल्य, ये तो कठिन कार्य था ही, साथ ही में लेन देन या विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसी समझ एवं क्या करते थे, उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि मूल्य नहीं था। अब देख सकते हैं कि वस्तु के मूल्य मापने में तो कठिनाई थी, इसके अतिरिक्त क्या हुआ करता था कि जो भी लेन देन या विनिमय करने वाले व्यक्ति थे, इसके अतिरिक्त लेन देन या विनिमय करने वाले लेन देन या विनिमय करने वाले दोनों व्यक्तियों की क्या काम करती थी, आपसी समझ और उपयोगिता। दोनों व्यक्तियों की आपसी समझ व उपयोगिता के आधार पर आपसी समझ व उपयोगिता के आधार पर क्या किया जाता था, विनिमय का कार्य किया जाता था। कोई मूल्य नहीं था, मूल्य के बिना जो व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत पड़ती थी, उसकी समझ और उसकी आवश्यकता, नीड उसको कितनी है, उसके आधार पर इस विनिमय को पूर्ण किया जाता था या इसका कार्य किया जाता। तो
बहुत ही ज्यादा कठिनाई इस वस्तु के मूल्य के मापने में। इसमें क्या होता था कि प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का नए सिरे से मोल भाव किया जाता था, क्योंकि हर सौदा करना है और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, या व्यक्ति क्या क्या करता था, इंपॉर्टेंट चीज कि वस्तु के मूल्य मापने में जो कठिनाई थी, एक तो ये थी कि मेजर नहीं कर सकते थे, तो अपनी चीज को हम अपनी समझ और विश्वास के आधार पर दूसरे को दे देते थे। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत जो कठिनाई थी, प्रत्येक सौदे यानी कि लेन देन करना, प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का नए सिरे से मोल भाव करना, नए सिरे से मोल भाव करना अत्यंत कठिन कार्य, अत्यंत कठिन कार्य है। या तो बच्चों, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। पहले तो हमने देखी दोहरे संयोग का अभाव या दोहरे संयोग की कठिनाई, कि दोहरे संयोग का कि सामने वाले के पास भी उसके उपयोगी वस्तु होना आवश्यक है। दूसरी, मूल्य मापने में कठिनाई। मूल्य मापने में सबसे इम्पोर्टेंट कठिनाई आपने क्या देखा कि इसके ऊपर जो भी व्यापारी या व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वस्तु उसको आवश्यक होती थी, तो वो अपनी समझ और उपयोगिता के आधार पर ही लेन देन कर लेते थे। मोल भाव नहीं हो पाता था क्योंकि वस्तु का मूल्य ही नहीं था। किसी को ये नहीं पता कि उसकी वस्तु कितने मूल्य की हो सकती है या कितने मेजर नहीं कर सकते थे उस मूल्य को। इसीलिए ये बताया गया है कि मूल्य मापन में कठिनाई, क्योंकि मुद्रा ही नहीं थी तो मूल्य कहाँ से होगा। या हम ये देख सकते थे कि सोने चांदी या वैल्यूएबल जो थिंग्स थी, कि ये तो मालूम था कि ये सोना चांदी है, तो सोना चांदी महंगी वस्तु के बदले महंगी वस्तुओं का आदान है। लेकिन अगर मान लीजिए वस्तु सस्ती है लेकिन विनिमय के लिए उपयोगी है, तो उसे सस्ती वस्तु के बदले महंगी वस्तु का भी आदान प्रदान करना पड़ता था उस समय। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई थी कि मुसीबत के समय जब व्यक्ति वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आदान प्रदान करता था या आर्थिक लेन देन करता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या थी दूसरी, मूल्य मापने में कठिनाई। वह अपनी वस्तुओं का, वह सामने वाले वस्तुओं का मूल्य को नहीं माप सकता था, उसको आसानी से मेजर नहीं कर सकता था। तो कहने का मतलब है, हमने आज जो वस्तु विनिमय पढ़ा, मुद्रा इन्वेंशन से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। उस विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो हमने आज दो कठिनाइयों को पढ़ा बच्चों। पहली, दोहरे संयोग की कठिनाई, और दूसरी, वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। कहने का आपको बता दिया कि किस तरीके से इसके अंतर्गत प्रत्येक सौदे के में जो वस्तुओं का नए सिरे से क्या किया जाता था, मोल भाव करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि मेजर ही नहीं कर सकते थे हम, कि हमने पहले इस वस्तु का क्या मोल लगाया, क्योंकि हमें उपयोगिता के आधार पर हमने किया, उसका जो आदान प्रदान किया वो उपयोगिता के आधार पर किया। लेकिन जब हम सेकंड टाइम उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्या मोल लगाएं या क्या मूल्य लगाएं, इसका मापना और इसको भाव करना बहुत ही कठिन कार्य था बच्चों। तो यही मैं बताऊंगी। आज की वीडियो में हमने समझा वस्तु विनिमय मुद्रा इन्वेंशन से, हमारा टॉपिक वही चल रहा था, मुद्रा का अर्थ, कार्य और उपाय। मुद्रा के इन्वेंशन से पहले मुद्रा बहुत ही व्यापारिक पक्ष के अंतर्गत मुद्रा एक बहुत ही जो आविष्कार किया गया मुद्रा का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया गया। उससे आर्थिक क्रियाओं में या अर्थशास्त्र में बहुत ही फास्टनेस आ गई, तेजी आ गई आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। तो ये जो हमने कठिनाई पड़ी मुद्रा के इन्वेंशन से पहले, हम पहले वस्तु विनिमय प्रणाली को समझेंगे बच्चों। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, इसकी दो कठिनाइयों को समझाइए, दो स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। कई बार हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु विनिमय की मूल्य मापने की कठिनाई को आप स्पष्ट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो हमने आपको एक एक कठिनाई यानी दोनों कठिनाई को समझा दिया है। इसकी आपको बुक में 5 कठिनाइयां दे रखी है वस्तु विनिमय की।
हमने दो घटनाएं समझाई, पहले आपको उदाहरण से समझाई है, दूसरी आपने मूल्य को देखा कि किस तरीके से मोल भाव करना बहुत मुश्किल था मानव के लिए उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती। तो कहने का मतलब है कि हम आपको वस्तु विनिमय की और कठिनाइयों का डिस्क्रिप्शन देंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम वस्तु विनिमय से रिलेटेड कठिनाइयां पढ़ेंगे जो हमारी 3 बच गई हैं, उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक आप अपने इन पॉइंट्स को पढ़िए, नोट डाउन कीजिए बुक में, कॉपी में, और हमारे पास समय समय पर अपने प्रॉब्लम्स को और अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।